तो देखो लास्ट क्लास तक हमने कैपेसिटर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिए थे, अलग अलग कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी कहां है? फॉर एग्जाम्पल ये दो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, Q1 Q2 चार्ज, R सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी C Q1 Q2 बाय R। तो एनर्जी कहां है, राइट? तो हम एज्यूम कर रहे हैं जहां जहां भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी होगी, राइट? तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे यूनिवर्स में है, इसका मतलब इनके जो इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी बनी है उसका जो स्प्रेड है वो पूरे यूनिवर्स में, राइट? इसके अपोजिट अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज दिए, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखते हैं वो कहां होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। हम जानते हैं कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और नॉन जीरो, बट बाहर जीरो होता है। इसका मतलब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो है, सिर्फ अंदर ही है। दैट मीन्स जो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो भी कैपेसिटर के अंदर की स्पेस में ही होगी, बाहर नहीं होगी, राइट? तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। अब हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी। एनर्जी डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकालने जा रहे हैं, ऐसे आगे के चैप्टर्स में हम मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, राइट? तो अभी हम बात करते हैं इस केस की। तो देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, जिसका वन साइड एरिया ए है, प्लेट्स का सेपरेशन डी, चार्ज दिया हमने इक्वल और अपोजिट, क्यू चार्ज दिया, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब हम इसकी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। राइट, तो कैपेसिटर की एनर्जी है Q स्क्वायर बाय 2C, C की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है? नाउ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, तो क्या करता हूं मैं, देखना, एप्सिलॉन नॉट A से यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं, इंटू डी, ठीक है? अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए डी। अब समझना, मुझे निकालना है एनर्जी डेंसिटी। नाउ दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक सीधा सा लॉजिक है, इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
मतलब एनर्जी डेंसिटी भी हर जगह सेम होनी चाहिए, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी आल्सो यूनिफॉर्म। सो टोटल एनर्जी और वॉल्यूम का रेशियो ले लो, तो एनर्जी हमने निकाली, वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर के अंदर की स्पेस का, एरिया इनटू सेपरेशन एडी, एडी इज वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, तो यहां पर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब समझना ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी इतनी आ गई, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पे इतनी एनर्जी डेंसिटी है। अब ऑल्दो हमने इस केस के लिए इसको डिराइव किया, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस, दैट मीन्स जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, ठीक है, उस रीजन में यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहां की एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन होगा, राइट, और उसके थ्रू आप वहां की एनर्जी निकाल सकते। एक और बात, हमने मीडियम के अंदर फ्री स्पेस माना है, तो फ्री स्पेस में ये एनर्जी होगी, मतलब वैक्यूम, और यही अगर किसी दूसरे मीडियम की बात की जाए तो क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E, तो वहां की एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, बस परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, वो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर, होलोस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और रेडियस है इसकी R। तो हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है उस चीज को निकालेंगे। ठीक है, एक तरीका जो हमने पहले डिराइव किया था, याद करो, इस पर Q चार्ज है, कैसे आया होगा, इनफाइनाइट से आप धीरे धीरे चार्ज लेके आ रहे हो, जितना वर्क किया वो वर्क यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, राइट। इसकी एनर्जी होती है Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब इसी एनर्जी को मैं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करूंगा। ठीक है, समझना, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां है, कहां पर है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस रीजन में स्टोर्ड। जैसा कि हमने पढ़ा, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इसका फील्ड अंदर 0 है और बाहर R डिस्टेंस पर KQ/R पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है वहां की एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, एक स्फीयर बनाता हूं R रेडियस, ठीक है, R रेडियस का स्फीयर बनाया, इनफैक्ट एक स्फेरिकल शेल लेता हूं जिसकी थिकनेस dr है और रेडियस कितनी R, dr थिकनेस की शेल कंसीडर की मैंने, और R उसकी रेडियस। इस शेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी होगी इस शेल के अंदर, शेल के अंदर का मतलब है शेल का जो मटेरियल है, ठीक है ना, शेल की जो स्पेस है, dr थिकनेस के अंदर की जो स्पेस है, उस स्पेस में कितनी एनर्जी होगी ये बताओ। तो उस एनर्जी को मैं du कह रहा हूं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा उसका 4 पाई R स्क्वायर dr,
that is volume of shell. So du is half epsilon naught E. ये इस शेल के अंदर एनर्जी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, मतलब इसकी एनर्जी का स्प्रेड इनफाइनाइट तक होगा। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूं, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक होगी, आर से लेके इंफिनिटी। ठीक है, सो देखते हैं क्या होगा। वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा -1 बाय आर, और फिर लिमिट लगा दो, तो एनर्जी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, हमने पहले भी डिराइव किया था, लेकिन अब दूसरी तरह से डिराइव किया। इसका मतलब जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्प्रेड है वहां वहां तक इसकी एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी निकाल ली हमने। इसकी पूरी एनर्जी जो है वो पूरे यूनिवर्स में फैली। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता था कि इसके बाहर से 2r रेडियस तक का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2r रेडियस तक पूछा जाता, तो उस केस में मैं क्या करता, इंटीग्रेशन की लिमिट को r से 2r तक कर देता। तो जहां जहां के वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है वहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, डेफिनेटली एक पे प्लस एक पर माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो निकालना है हमें, राइट? समझना, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, या इसका उल्टा निगेटिव चार्ज जो फील्ड बनाएगा वो प्लस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, राइट? So what is electric field due to positive charge? इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये एक शीट है, चार्ज की एक प्लेन शीट जो है वो अपने आसपास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, इसकी लेयर ने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये डायरेक्शन है। E प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो इस पे फोर्स लगाएगा, तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। E प्लस इज फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, सिग्मा इज Q by A. Now force is charge into electric field, right?
सो क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें प्लस और माइनस दोनों का रोल है। जब मुझे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालना है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, राइट। सो दैट इज फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या क्यू बाय ए को अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखे हम तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेपरेशन के इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर आप सेपरेशन चेंज भी करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कांस्टेंट। डिस्कशन करेंगे हम शीट का डीपीएस नंबर 1। 26 प्रॉब्लम तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। 27 कैपेसिटेंस निकालना हो गया, हो गया, ये बहुत आसान है। माइक्रोफेरेड में दी है कैपेसिटेंस, देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 2 म्यू एफ और ये 2 म्यू एफ सीरीज में है, आप देख सकते हो इनके कनेक्शन एक के बाद एक, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 और 2 का 1 हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा हमें, राइट, दैट इज 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 2 और 2 के प्लेस पर इसका रिजल्ट मिलेगा 1 माइक्रोफेरेड, तो एक कैपेसिटर लगा दो उसकी जगह 1 माइक्रोफेरेड। अब इन दो पॉइंट के बीच में 1 और 1 पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 2 म्यू एफ। उसकी जगह 2 म्यू एफ लगा दो, 2 और 2 सीरीज में, फिर बन जाएगा 1 1 और 1 पैरेलल में, फिर 2 2 और 2 सीरीज में 1 1 1 पैरेलल में 2 2 और 2 फिर सीरीज में, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 म्यू एफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। नेक्स्ट 28, ठीक है, देखते हैं ए और बी के बीच में, हाँ देखते हैं। माइक्रोफेरेड में दी है कैपेसिटेंस, देखो ये इनफाइनाइट लेडर है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट लिंक है, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ 4 2 4 2 के कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाते जाओ।
तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लॉजिक समझना, लॉजिक ये है कि इसमें इनफाइनाइट लिंक्स हैं, ठीक। इनफाइनाइट लिंक में से एक लिंक अगर कम कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब समझना, इन पॉइंट्स को मैं कह रहा हूं सी और डी, ठीक है। तो ये आगे वाली लिंक जो है इसको निकाल के मैं अलग कर दूं, इस लिंक को अगर निकाल के अलग कर दूं, राइट, तो उसके बाद जो बचेगा क्या वो फिगर भी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसा अभी ए और बी के बीच में दिख रहा था? बस एक लिंक निकल गई, ऐसे इनफाइनाइट लिंक होगी इसके बाद। तो कहने का मतलब है कि जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वही एक लिंक निकालने के बाद सी और डी के बीच में भी होगा। सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के आगे जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस भी वही है जो ए और बी के बीच में है। तो देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं एक्स कह देता हूं, वही सी और डी के बीच में भी होगा। सी, लॉजिक समझ में आया नहीं? एक लिंक हटा दो तो बाद में भी फिगर वैसा का वैसा ही, तो इसका कैपेसिटेंस भी उतना ही होना चाहिए। अब समझना, सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स, मतलब सी डी पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो एक्स कैपेसिटेंस का, तो भी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट। तो वही करते हैं हम। अब फिगर को देखें हम, तो ए बी ठीक है, और इसके बाद थे पॉइंट सी और डी, इसके बाद सी और डी थे। अब उसके आगे का जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी हमने नोट कर लिया, दैट इज एक्स। तो सी और डी की जगह एक सिंगल कैपेसिटर रख दो एक्स, और ये है 4 और 2। अब क्या होगा बताओ, ए और बी के बीच में निकालना है कैपेसिटेंस, तो 4 और एक्स तो सीरीज में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 और एक्स का इक्विवेलेंट C1 C2 बाय C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 प्लस एक्स। ये दोनों पैरेलल में, और इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस होगा जिसको हमने एक्स मान लिया। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जोड़ना होगा इसको, और दोनों को ऐड करने के बाद एक्स मिलना चाहिए क्योंकि ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस एक्स है, राइट। क्या होगा देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें x के लिए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें एक x की वैल्यू निगेटिव आ रही है और एक पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो x आ जाएगा 2 प्लस 6 बाय 2, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट लिंक्स होती है एक जैसी, तो शुरू वाली लिंक को निकाल के अलग कर दो, उसके बाद जो सिस्टम बचेगा उसका भी रिजल्ट वही मिलेगा जो पहले था, ठीक है। तो बाद वाली लिंक को एक सिंगल कैपेसिटर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद आप 29 भी ट्राई करना, ठीक है। अब हो जाएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। 30 हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है ये। इन जनरल मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। दो प्लेट है, दोनों पे अनइक्वल चार्ज दिया, राइट, इक्वल नहीं दिया है। से इस पर आपने Q1 चार्ज दिया, इस पर Q2, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है। तो इस बेसिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये ऑलरेडी हमने देखा था। मान लिया कि Q1 Q2 से ज्यादा है, तो इस पर इनर फेस पर चार्ज होगा Q1 माइनस Q2/2। Q1 ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, Q1 माइनस Q2/2, और इस तरफ Q2 माइनस Q1/2 मतलब वो निगेटिव होगा, सेम चार्ज होगा, राइट, बट होगा निगेटिव, इक्वल बट अपोजिट। कहने का मतलब अंदर वाले फेसेस पर सेम चार्ज Q1 माइनस Q2/2, और बाहर इस तरफ होगा Q1 प्लस Q2/2, और इधर भी Q1 प्लस Q2/2। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब समझना, पहली बात, दोनों फेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। अब अगर इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो समझना, इस पॉजिटिव लेयर और इस पॉजिटिव लेयर का फील्ड अंदर निकालोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेयर के बीच में है पॉइंट। इस प्लस के कारण इधर होगा फील्ड, और इस प्लस के कारण इधर, दोनों इक्वल हैं, इसलिए अंदर फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं, तो डेफिनेटली अंदर वाले चार्ज का रोल होगा। और अगर अंदर वाले चार्ज का रोल है तो हम सीधा लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां भी कैपेसिटर में चार्ज Q होता है दोनों प्लेट पर इक्वल और अपोजिट, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है। उसी लॉजिक से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सो Q1 माइनस Q2/2 C, Q/C। तो अगर आप प्लेट्स पर अनइक्वल चार्ज दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन से इनर सरफेस पर चार्ज निकाल लो, और वही चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेगा।